मटेरियल का चैप्टर आप सबको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है। और उस पूरे के पूरे मटेरियल के चैप्टर को आने वाले हम 10-15 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। पूरा कंप्लीट चैप्टर 10-15 मिनट में रिवाइज होगा, प्रोवाइडेड आपने पूरे अच्छे से उसको कर रखा है। एग्ज़ाम के टाइम में इसको देखने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मटेरियल का चैप्टर हम लोग आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम सीखते हैं कि टोटल कॉस्ट कैसे आएगी। टोटल कॉस्ट जब हमने सीखा तो हमने कहा इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट में 3 पार्ट आएंगे। सबसे पहले परचेजिंग कॉस्ट, टोटल परचेजिंग प्राइस, उसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और उसके बाद टोटल स्टोरेज कॉस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल परचेज प्राइस कैसे निकलता है। टोटल एनुअल यूसेज या रिक्वायरमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल परचेज प्राइस पर यूनिट से। टोटल याद हो आपको, टोटल एनुअल यूसेज को हमने यू नाम दिया था और परचेज प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमने क्या करा था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसको हमने पी का नाम दिया था। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे, पूरे साल में जितनी रिक्वायरमेंट है उसे हम डिवाइड कर देंगे ऑर्डर साइज से। तो जैसे ही हम टोटल एनुअल यूसेज को डिवाइड कर देंगे ऑर्डर साइज से, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स पॉइंट्स में आ जाते हैं तो भी आप टेंशन मत लीजिएगा, या आप नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले बगैर सीधा ही मल्टीप्लाई कर दीजिए एनुअल यूसेज डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक साल में पूरा का पूरा 31 मार्च तक के लिए माल नहीं खरीदते हैं। अगर माल यहाँ ज़्यादा आया है तो वो बचा हुआ माल अगले साल यूज़ हो जाएगा, तो हमें कोई टेंशन नहीं है ऐसा करने की कि हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स को राउंड ऑफ करें। कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें ऐसा बोला गया है, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद आती है हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। ये होता है ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, जिसे हम एवरेज यूनिट्स बोल देते हैं, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, जिसे हम एस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास टोटल स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई, जिसके 3 पार्ट थे। और अब हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट एस अगर क्वेश्चन में नहीं बता रखा हो, कुछ परसेंटेज बेसिस पर दिया हो, तो याद करिए किस पर हम कैलकुलेट करते हैं इसको, परचेज प्राइस पर। तो परचेज प्राइस पर यूनिट पर परसेंटेज ऑफ स्टोरेज लगा दीजिए जो भी क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हम आते हैं टोटल तीनों कॉस्ट आ गई, एक बार समराइज फिर से कर लेते हैं। टोटल परचेजिंग कॉस्ट एनुअल यूसेज इनटू कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डर एनुअल यूसेज अपॉन ऑर्डर साइज, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर मींस पी, यू अपॉन क्यू जीरो, ऑर्डर साइज को क्यू जीरो भी बोलते हैं। थर्ड कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, क्यू जीरो अपॉन 2 एवरेज यूनिट्स हो जाएंगी मल्टीप्लाई बाय एस। तो ये टोटल हमारी कॉस्ट आ जाएगी, याद रखिए ये टोटल हमारी कॉस्ट आ जाएगी इन्वेंट्री कॉस्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम ईओक्यू बोलते हैं। ये ईओक्यू क्या होता है, जिस पर हमें सबसे सस्ता माल पड़ता है ऑर्डर साइज मेंटेन करने पर। तो सबसे सस्ता माल कब पड़ेगा, जब हम ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर साइज को ईओक्यू पर रखेंगे। ये कब आता है हमारा, ये हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल स्टोरेज कॉस्ट जब इक्वल हो जाती हैं तो हमारा यहाँ ईओक्यू आ जाता है, प्रोवाइडेड नो डिस्काउंट इज गिवन बाय द सप्लायर। तो टोटल स्टोरेज कॉस्ट का फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा था, क्या था, ऑर्डर साइज अपॉन 2 इंटू एस, मतलब स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। और इसे किसके इक्वल रखना है हमें, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे आया था, एनुअल यूसेज अपॉन ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसे हम इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ओ क्यू ऑर्डर साइज, ई ओ क्यू इज अंडर रूट 2 यू पी अपॉन एस। तो ये हमारा फॉर्मूला है ई ओ क्यू का। इसके बाद हमें कभी कभी टोटल स्टोरेज कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी होती है, इन दोनों का सम दिया होता है। इन दोनों का सम दिया होगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट 2 यू पी एस, अपॉन एस की जगह मल्टीप्लाई एस हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं
अगर हमें डिस्काउंट दिया जाता है। अभी ईओक्यू का फॉर्मूला कब लगा पाएंगे? अगर कोई भी डिस्काउंट हमें नहीं दे रहा है सप्लायर, अगर हमें कोई भी डिस्काउंट मिलता है तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, वो फॉर्मूला हमारा फेल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट, जो 3 कॉस्ट थी, नंबर 1 परचेजिंग कॉस्ट, नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर 3 स्टोरेज कॉस्ट, उन तीनों को हम ऐड करेंगे और हर क्वांटिटी डिस्काउंट पर, हर ऑर्डर साइज पर हम उसको ऐड करेंगे जहाँ जहाँ हमें नया डिस्काउंट रेट मिल रहा है, और जहाँ पर टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी वही हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। अगर हम इसे ग्राफिकल अप्रोच से सीखें तो ग्राफ पर अगर हम इसे प्लॉट करें तो ये हमारी सबसे ऊपर टोटल कॉस्ट लाइन है, ये हमारी स्टोरेज कॉस्ट है। जैसे जैसे हमारा ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ता जा रहा है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। ईओक्यू कहाँ था? याद करिए, जहाँ पर स्टोरेज और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों सेम होती हैं, जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी वही हमारा ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा, और टोटल कॉस्ट यहीं पर ही सबसे कम होगी। तो अगर आप ग्राफ लेकर उस पर एक्यूरेट सब सही लेकर ग्राफ बनाते हैं तो उस पर भी बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। ईओक्यू के बाद हमने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी देखा था। अगर हम बैच में माल बनाते हैं तो क्या बैच साइज हो कि हमें सबसे सस्ता पड़े, तो ईओक्यू वाला फॉर्मूला ही था 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल यूसेज की बजाय एनुअल प्रोडक्शन हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर की जगह कॉस्ट पर सेटअप हो जाता है, और डिवाइड में वही रहता है स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। फिर हमने सीखे थे अलग अलग स्टॉक लेवल। हमारे पास अलग अलग स्टॉक लेवल होते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और सबसे पहले रीऑर्डर पॉइंट या रीऑर्डर लेवल होता है। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल हमने पढ़ा था, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, सबसे ज़्यादा समय लगे और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो वही हमारा रीऑर्डर लेवल होगा। अगर ये लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का फेल हो जाएगा क्योंकि हमें मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं दिया या मैक्सिमम टाइम नहीं दिया, तो हम इसकी जगह ऑल्टरनेट फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक दिया हुआ है तो वहाँ पर हम सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक में एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम ऐड कर देते हैं। हम एज्यूम करते हैं माल आने में एवरेज टाइम लगेगा, यूज़ होगा एवरेज, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और ऐसा कर देंगे मिनिमम स्टॉक में सेफ्टी स्टॉक में ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर एवरेज से ज़्यादा टाइम लग गया या एवरेज से ज़्यादा यूज़ हो गया तो रिस्क होगा पीछे से माल ख़त्म होने का। रीऑर्डर लेवल के बाद हमारा नेक्स्ट था मिनिमम स्टॉक लेवल, जो पिछले फॉर्मूले से ही निकलता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम। तो रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज टाइम हमारा आ जाता है मिनिमम या सेफ्टी स्टॉक लेवल। नेक्स्ट लेवल था हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहता है कि रीऑर्डर लेवल पर आप ऑर्डर करिए और बीच में माल जो यूज़ होगा वो कम से कम यूज़ हो, जल्दी से जल्दी माल आ जाए, और जैसी क्वांटिटी हमें मिलेगी वही हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। इसके बाद था एवरेज स्टॉक लेवल, जिसके हमने 2 फॉर्मूले सीखे थे। पहला फॉर्मूला कि हम हाफ कर दें मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को। इसके बाद में दूसरा फॉर्मूला था जो हमारा पुराने से रिलेटेड था कि मिनिमम स्टॉक लेवल तो हमारे पास हमेशा ही होता है और रीऑर्डर क्वांटिटी या ऑर्डर साइज का हाफ भी हमारे पास होता है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी या हाफ ऑफ ऑर्डर साइज ऐड कर दें मिनिमम स्टॉक में तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाता है। एक डेंजर लेवल था, इमरजेंसी पीरियड को मल्टीप्लाई कर दें एवरेज यूसेज से तो हमारे पास डेंजर लेवल आ जाता है। इसके बाद हमने कुछ रेशोज देखे थे, कंट्रोल रेशोज, जो हेल्प करते हैं हमें मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हमारे पास 2 टाइप का था, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो था, एक इनपुट आउटपुट रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जहाँ हमें बताता है कि कौन सा माल ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा माल हमारे पास कम रखा है, ज़्यादा रखा है, रिक्वायरमेंट से कम या ज़्यादा, तो उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को डिवाइड कर देते हैं एवरेज स्टॉक से। और अगर हमें ये नंबर ऑफ टाइम्स में बताता है हमने कितनी बार एक साल में माल को यूज़ किया। अगर हमें पता लगाना है कि ये कितने दिन के लिए हमारे पास या कितने महीने के लिए रहा तो हम इसे 365 से दिनों के लिए डिवाइड कर देते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशो से।
इनपुट आउटपुट रेशो हमें हेल्प करता है पता लगाने के लिए कि हम कहीं ज़्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इनपुट और आउटपुट का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कि हमें आउटपुट चाहिए 100 kg, तो इनपुट कितना kg करना पड़ेगा, और हम उसी के हिसाब से करेक्ट आउटपुट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इनपुट अपॉन आउटपुट इंटू 100। फिर हमने ABC टेक्निक सीखा था, ABC एनालिसिस सीखा था, जिसके अंदर हम ABC कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं। वहाँ पर हम एक कैटेगरी में जहाँ पर सबसे महंगा माल लेते हैं, लगभग 60-75% के आसपास वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज 10 to 15%। वहीं B कैटेगरी में ये एवरेज 25 to 35% क्वांटिटी और वैल्यू में आ जाता है, और C कैटेगरी में ऐसी माल आता है जिसकी क्वांटिटी 60 to 75% होती है, लेकिन वैल्यू केवल 5 to 10% होती है। अब इसे हमने ऐसे भी देखा था कि हम 50% to 60-70% के आसपास ए कैटेगरी में लेंगे वैल्यू वाइज, और क्वांटिटी वाइज केवल 15-20% के आसपास। बी कैटेगरी में हम लोग 25 to 35-40% तक लेंगे वैल्यू वाइज, और क्वांटिटी वाइज केवल 25 to 35%। और सी कैटेगरी में 5 to 10-15% हम लेंगे वैल्यू वाइज, और क्वांटिटी वाइज 50-60-70% हो सकता है। ये हमने देखा था, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये क्वेश्चन में या एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से हम ABC कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद था बिन कार्ड, जहाँ पर हमारा स्टोर्स में माल रखा जाता है, वहाँ पर हम बिन कार्ड बनाते हैं, वहाँ पर लिखा जाता है कितना रिसीट है, कितना इशू है, कितना बैलेंस है, लेकिन केवल और केवल क्वांटिटी में। तो हम क्वांटिटी में बनाते हैं, इसका हमने फॉर्मेट सीखा था, मैक्सिमम मिनिमम लेवल भी लिखते हैं, ऑर्डरिंग लेवल भी लिखते हैं, और हम रिसीट, इशू और बैलेंस लिख देते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री सिस्टम में हमने अलग अलग मेथड सीखे थे, और पीरियडिक और परपेचुअल के बेसिस पर। जहां हम पीरियडिक बेसिस से केवल ईयर एंड में कैलकुलेशन करते हैं कितना स्टॉक है, वहां पर ही हम परपेचुअल में डिटेल में ईच एंड एवरी इशू के बाद में और रिसीट के बाद में बैलेंस निकालते हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री में जैसे कि हमने पता लगाया कि हम ईयर एंड में अपने गोडाउन में जाएंगे और वहाँ पर जाकर पता लगाएंगे कि कितना स्टॉक हमारे पास है, लेकिन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना कि आप गोडाउन में जाएं और वहाँ पर गोडाउन में जाकर कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, गोडाउन में जाकर नहीं, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस रिसीट माइनस इशू, ये टोटल करने से हमें क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स में पता चल जाएंगी। अब हमें मेथड लगाना पड़ेगा, जो भी मेथड हमें दिया होगा, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज वगैरह, तो हम उसमें पता लगा पाएंगे कि कौन सा आंसर, क्या वैल्यू आएगी क्लोजिंग स्टॉक की। और कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है पीरियोडिक में कि मटेरियल कंज्यूम्ड की क्या कॉस्ट है, उसके लिए हमें क्या करना है, ये आपके सामने। कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज़ प्लस परचेजिंग इन रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक हम रुपीज़ में कैलकुलेट अभी अभी कर चुके हैं, तो वो भी हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। मटेरियल इशू करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें फीफो, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, और हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक मेथड, मार्केट प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ये सब हमने डिटेल में किया था। अभी के लिए फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले माल आया पहले वो जाएगा, तो जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो लेटेस्ट पुराने प्राइस पर रहेगा, और क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट प्राइस पर रहेगा। ये हमने फीफो में सीखा था। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, अगर हमने कोई भी माल सप्लायर को वापस किया है तो हम देखेंगे वही रेट का माल हमारे पास रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। अगर उसी रेट का माल हमारे पास में रखा हुआ है तो उसी रेट पर इशू चला जाएगा, अदरवाइज जो मेथड है उस मेथड के हिसाब से। मटेरियल रिटर्न टू स्टॉक रूम, अगर माल इशू करने के बाद में प्रोडक्शन से वापस आ जाता है तो उसे जिस रेट पर इशू किया था उसी रेट पर हम वापस ले लेंगे। अगर वो एक्सेस होने की वजह से वापस हुआ है तो इमीडिएट नेक्स्ट इशू पर इसे इशू करेंगे, और अगर वो डिफेक्टिव होने की वजह से वापस आया तो उसे हम सप्लायर को वापस कर देंगे। शॉर्टेज की बात करते हैं। शॉर्टेज हमने दो टाइप से सीखी थी, एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस। इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जैसा कि हमने सीखा था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है तो हम हमेशा एबनॉर्मल लॉस ही एज्यूम करेंगे। एबनॉर्मल लॉस को सिंपल इशू की तरह हम ट्रीट करते हैं, ये कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाता है। नॉर्मल लॉस
हम नॉर्मल लॉस को केवल क्वांटिटी में लिखते हैं, अमाउंट में नहीं लिखते। ऐसा करने से जो बैलेंस यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाती है, सो दैट इट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉस्ट। हम अपने कस्टमर से नॉर्मल लॉस का पैसा वसूल कर सकते हैं। लीफो था लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड के अंदर हमारे पास जो लेटेस्ट परचेजेस है वही माल इशू में जाता है। इसका मतलब हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लेटेस्ट प्राइस पर करते हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओल्डेस्ट प्राइस पर होता है, पुराने प्राइस पर। एवरेज कॉस्ट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड के अंदर हम एवरेज कॉस्ट ले लेते हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग मेथड हैं, जैसे सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज है। सिंपल एवरेज में परपेचुअल है, पीरियोडिक है, वेटेड एवरेज में भी परपेचुअल और पीरियोडिक है। ये हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब शॉर्टकट में थोड़ा सा याद करते हैं कि सिंपल एवरेज में केवल वैल्यू जो रेट है उन्हीं का ही एवरेज किया जाता है, लेकिन एवरेज करते हुए हम मन में ध्यान रखते हैं कि फीफो फॉलो हो रहा है। इसके लिए हमने एक शॉर्टकट सीखा था, जो भी स्टॉक है उसको हम फीफो के हिसाब से जो रेट का माल है उसका एवरेज निकाल लीजिए। सिंपल के बाद वेटेड एवरेज आता है। याद रखिए वेटेड एवरेज जब भी हमारे पास आएगा तो हर बार परचेजेस के समय रेट चेंज हो जाएगा, इशू के समय रेट चेंज नहीं होगा। इसके बाद हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारे पास सबसे महंगा माल है उसको हम इशू करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे सस्ते रेट पर वैल्यू होगा। नीफो नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो नेक्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं जिस रेट पर उस रेट पर हम इशू करेंगे नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट में। बेस स्टॉक में हमारा कुछ स्टॉक हमेशा मिनिमम स्टॉक के रूप में रहता है तो वो बेस स्टॉक हो जाता है, उसे फिक्स्ड एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें मार्केट प्राइस मेथड, इसमें रिप्लेसमेंट प्राइस, रियलाइजेशन वैल्यू था और लास्ट में इन्फ्लेटेड वैल्यू में हम जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं या कोई वेस्टेज होती है अनअवॉइडेबल होती है उसकी वजह से हम अपने रेट को बढ़ा देते हैं, जैसे नॉर्मल लॉस में किया था। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड था एक। स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम पहले से ही रेट डिसाइडेड होता है, उसी रेट पर हम माल इशू करते हैं हमेशा और स्टॉक की वैल्यूएशन भी उसी रेट पर करते हैं। जो डिफरेंस हो जाता है वो वेरिएंस हो जाता है, फेवरेबल या अनफेवरेबल। मटेरियल लॉसेस हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे वेस्ट। वेस्ट वो होता है जो हम बेच नहीं सकते, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते मार्केट में, उसे ठीक नहीं कर सकते, जैसे धुएं के रूप में, गैस के रूप में, स्मोक के लिए हमारा डस्ट के रूप में मटेरियल हमारा एकदम वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब जो माल ऐसा बचा है, कबाड़ बचा है जिसे हम मार्केट में बेच कर कुछ पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पैसा भी हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। इसके बाद हमारा आता है स्पॉयलेज। स्पॉयलेज का मतलब वो है कि जो माल खराब तो हुआ है लेकिन उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये ऐसे ही खराब माल को हम मार्केट में बेच सकते हैं। सैल्वेज, सैल्वेज वो है जो स्पॉयलेज वर्क करके हमें मिलता है, मतलब ये हम जो भी वैल्यू है स्पॉयलेज का ये हम क्रेडिट कर देते हैं अपनी कॉस्ट में। तो जो भी सेलिंग प्राइस होगा स्पॉयलेज का उसे हम अभी स्पॉयलेज जो हमने पढ़ा तो स्पॉयलेज को बेचने से जो प्राइस मिलेगा उसे सैल्वेज वैल्यू बोल देते हैं। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव वो प्रोडक्ट है जिस पर हम और एक्सपेंस करके उसे ठीक कर सकते हैं, तो डिफेक्टिव पर और एक्सपेंस होगा और इसे हम ठीक कर देंगे। इनमें सभी में बस ये याद रखना है कि अगर ये नॉर्मल है तो अपनी कॉस्ट को हम इंक्रीज कर देंगे, अगर नॉर्मल पहले से ही पता है तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल कितना लॉस होना ये पहले से नहीं पता है तो हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड मान लेंगे, और अगर ये एबनॉर्मल है तो ये कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद स्टॉक का ऑडिट कराते हैं हम लोग, हमें फिजिकली वेरीफाई करते हैं, बुक्स में देखते हैं कि हमारा माल कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन हम पीरियोडिक भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस बेसिस पर बार बार भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने लेस देन 15 मिनट्स में, 15 मिनट के आसपास में पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया। उम्मीद है ये रिवीजन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, प्रोवाइडेड आपने ये पूरा अच्छे से पहले पढ़ रखा है। थैंक यू।